दोस्तों नमस्कार। स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021-22 आगामी परीक्षा हाई स्कूल का आज हम मॉडल प्रश्न पत्र हल सहित आपके सामने लाए हैं। सबसे पहले प्रश्न पत्र के प्रारूप को भलीभांति समझ लेते हैं। प्रश्न 3 घंटे 15 मिनट का होगा, उसकी अवधि, पूर्णांक 70 अंक। अब देखिए, आपका प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा होगा, यानी 2 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। हिंदी में खंड आ और खंड बा कह सकते हैं। सेक्शन ए में कुल प्रश्नों की संख्या 14 होगी और इतनी ही सेक्शन बी में भी होगी। तो प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या 28 होगी। अब प्रश्नों के प्रकार पर चर्चा कर लेते हैं। पहले प्रकार में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो 1 से लेकर 6 तक होंगे। 1 अंक का प्रश्न होगा तो टोटल 6 अंक हो गए। दूसरा प्रकार है अतिलघु उत्तरी। इसमें 3 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, टोटल 6 अंक हो गए। इसी प्रकार से तीसरा प्रकार है लघुत्तरी प्रश्न। इसमें 2 प्रश्न आपको करने हैं। इसमें चॉइस भी आपको मिलेगी। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, टोटल हो गए 6 अंक। अगला प्रकार है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 2 होंगे अथवा करके होंगे। इसमें चॉइस होगी, आपको 2 करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 6 अंक का होगा, टोटल हो गए 12 अंक। और सबसे लास्ट का प्रकार जो होगा वो मानचित्र पर आधारित प्रश्न। आपको मानचित्र दिया जाएगा, आपके सेंटर पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा और उसमें 5 क्वेश्चन होंगे और मानचित्र पर वो 5 प्रश्न आपको भरने हैं, मानचित्र पर दर्शाने हैं। तो ये 5 अंक का होगा। तो इस प्रकार से सेक्शन ए में 14 क्वेश्चन, ये 35 नंबर के बने जा कर के, और यही प्रारूप जैसा कि मैंने सेक्शन ए में बताया, यही सेक्शन बी में भी प्रारूप रहेगा। तो इस प्रकार से 14 क्वेश्चन सेक्शन ए और सेक्शन बी में रहेंगे। टोटल 28 क्वेश्चन का प्रश्न पत्र आपका होगा। और यहाँ एक बात और समझ लेते हैं कि सेक्शन ए में सिलेबस क्या क्या होगा। सेक्शन ए में इतिहास और नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम शामिल होगा, यानी इतिहास और नागरिक शास्त्र से प्रश्न आएंगे। और सेक्शन बी में भूगोल और अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों, इस चीज़ को सबसे पहले किसी चक्रव्यूह को भेदने के लिए उसका प्रारूप क्या है, उसके प्रारूप को समझना पड़ता है। ये प्रारूप मैंने आपको बता दिया। अब हम हल प्रश्न पत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आइए हल प्रश्न पत्र शुरू करते हैं। ये हाई स्कूल परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र मैंने तैयार किया है। अब इसमें देखिए, ये सामाजिक विज्ञान, विषय सामाजिक विज्ञान है। तो पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ए हिटलर, बी बिस्मार्क, सी मेजनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क या बिस्मार्क भी लिखा है तो उसको मान सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किन 2 नेताओं के बीच हुआ था? ए गांधी और नेहरू के बीच, बी गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच, सी गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच, डी गांधी और अंबेडकर के बीच। सही आंसर डी है, गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ये यरवदा की जेल में हुआ था। इसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। अब तीसरे प्रश्न पर आ जाइए। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से शुरू हुआ वह कौन सा है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली, डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर है ए, यानी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 4, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के संस्थापक कौन थे? ए सुश्री मायावती, बी बाबू जगजीवन राम, सी मानवर कांशीराम, डी डॉक्टर मीरा कुमार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, कांशीराम। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? ए 1980 में,
बी 1990 में, सी 2004 में, डी 1992 में। तो इसका सही आंसर डी है 1992। क्वेश्चन नंबर 6, करो या मरो का नारा किसने दिया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही आंसर है बी महात्मा गांधी ने दिया, और ये नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। अब आइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? इसका आंसर है पूर्ण स्वराज की मांग सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उनकी अध्यक्षता में ये पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अब क्वेश्चन नंबर 8, भूमंडलीकरण क्या है? इसका आंसर होगा भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें संसार के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण हो, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण होता हो। क्वेश्चन नंबर 9, गैरीबाल्डी ने किस देश के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए संघर्ष किया था? इसका आंसर है गैरीबाल्डी ने इटली के एकीकरण के लिए संघर्ष किया। अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तरदायी शासन किसे कहते हैं? इसकी दो विशेषताएं बताइए। इसका आंसर है उत्तरदायी शासन एक ऐसी शासन पद्धति है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका अपने कार्यों और अपनी नीतियों के लिए जनता द्वारा निर्वाचित विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार होती है। यदि कार्यपालिका यानी जिसे सरकार आप कहते हैं सदन में अपना विश्वास खो देती है तो ऐसी सरकार को हटा दिया जाता है। भारतीय संदर्भ में भारत सरकार लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अब उत्तरदायी शासन की दो विशेषताएं समझ लीजिए। दो क्या, मैं आपको तीन बताए देता हूं। जनता के प्रतिनिधियों को, पहली है जनता के प्रतिनिधियों को मंत्रियों से प्रश्न पूछकर जानकारी लेने का अधिकार होता है। दूसरा है सभी मंत्री अपने अपने विभागों के प्रदर्शन तथा लिए गए निर्णयों को संसद में रखते हैं। तीसरा है सरकार का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, यह तभी तक जीवित होती है जब तक कि सदन में इसको बहुमत प्राप्त होता है। साथियों देखिए कितना सटीक आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर ये 10 कर है तो 11, लेकिन अथवा करके है, तो इसका भी मैंने आंसर आपको लिख के दिया है। इसको देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। राजनीति में सांप्रदायिकता के रूप को परिभाषित कीजिए। राजनीति में सांप्रदायिकता के रूप को परिभाषित कीजिए। आपको सांप्रदायिकता को एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आइए देखते हैं। सांप्रदायिकता एक नकारात्मक दृष्टिकोण है जो राष्ट्र निर्माण में तथा एक मजबूत व प्रभावी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बाधा है। इस दूषित अवधारणा में धार्मिक पूर्वाग्रह, नफरत, घृणा और विद्वेष की भावना दूसरे धर्म के प्रति होती है। एक धर्म स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ मानता है। जब किसी देश की राजनीति में कोई राजनीतिक दल धर्म का सहारा लेकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को उकसाकर राजनीतिक सत्ता पर काबिज हो जाता है और अपने लोगों को खुश रखने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय का दमन करता है, तब ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय भी राजनीतिक संगठन बनाने के लिए प्रवृत्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 13 ये हुआ, लेकिन अब चूंकि अथवा करके है तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। संघीय शासन की 4 विशेषताएं बताइए। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हुए हैं। संघीय शासन की 4 विशेषताएं बताइए। तो कैसे बताएंगे? संघीय शासन की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है, जिस देश में संघीय शासन व्यवस्था होता है वहाँ पर पहली उस संघीय शासन की शर्त है कि लिखित संविधान होना चाहिए और लिखित के साथ साथ उस संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि संविधान लिखित होना चाहिए,
ताकि उसमें अधिकार और शक्तियां स्पष्ट रूप से अंकित हों तथा संविधान का अनुपालन सभी को करना चाहिए। संविधान से बड़ा न तो कोई पद है और न ही कोई व्यक्ति होता है। ये संविधान की सर्वोच्चता का मतलब है। दूसरी विशेषता है द्वैध शासन व्यवस्था होनी चाहिए। द्वैध शासन का मतलब है कि दो प्रकार की सरकारें होती हैं, पहली केंद्र की सरकार और दूसरी राज्यों की सरकारें। तो इसमें दो सरकारों की व्यवस्था होती है संघीय शासन में। तीसरी विशेषता है शक्तियों का विभाजन, पावर ऑफ सेपरेशन। केंद्र और राज्यों में अधिकारों का विभाजन संविधान में दिया गया होता है। दो प्रकार की सरकारें अपने अधिकार वित्तीय और प्रशासनिक केंद्र से ही ग्रहण करते हैं, यानी संविधान से ही दोनों प्रकार की सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, अपने अपने अधिकार और अपनी शक्तियां संविधान में उनकी लिखी होती हैं और उसी से वो ग्रहण करते हैं। डी, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी चौथा जो इसकी चौथी विशेषता है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। एक ऐसी न्यायपालिका होनी चाहिए जो किसी के दबाव में फैसला न ले। संविधान की रक्षा का दायित्व भी चूँकि न्यायपालिका पर ही होता है, तो ये किसी के दबाव में आके कोई फैसला न ले, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, इसके मुख्य कार्यक्रम क्या थे। देखिए, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, इसके मुख्य कार्यक्रम क्या थे। तो आइए जानते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के कारण, भाई क्यों प्रारंभ किया गया, तो कुछ न कुछ कारण रहे होंगे, तो कारण जानते हैं। नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई बहुत बढ़ गई थी, निम्न और मध्यम वर्ग परेशान था। दूसरा कारण, रोलट एक्ट व जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश सरकार की क्रूरता को उजागर किया था। तीसरा, हंटर कमेटी की जो सिफारिशें थीं वो पक्षपातपूर्ण थीं और भारतीयों के हितों के अनुकूल नहीं थीं। इन्हीं कारणों से असहयोग आंदोलन का उदय हुआ। ये आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था। इसके कार्यक्रम पर भी चर्चा कर लें। इसका कार्यक्रम ये था कि सरकार के प्रत्येक कार्य में असहयोग करना। जैसा कि आप देख रहे हैं नाम से ही कि असहयोग, तो सरकार के यानी ब्रिटिश हुकूमत के प्रत्येक कार्य में असहयोग करना। यानी किस प्रकार का असहयोग है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार आदि ये कार्यक्रम असहयोग आंदोलन में शामिल थे। अब देखिए दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न में है 12वां क्वेश्चन, सत्ता के विकेंद्रीकरण में स्थानीय शासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए अच्छे और उच्च कोटि के प्रश्न हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण में स्थानीय शासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन की निशानी होती है। सत्ता का एक केंद्र न हो करके विभिन्न केंद्रों में बटा होना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता। सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज शासन को तथा 74वां संशोधन करके नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। समय से चुनाव कराना अब राज्य सरकारों की बाध्यता हो गई। विकेंद्रीकरण की निम्न विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जातियों की स्थानीय शासन में आरक्षण देकर भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। नंबर 2, कुल पदों के 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। नंबर 3, पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष राज्य निर्वाचन आयोग होता है। नंबर 4, ग्रामीण विकास व नगरीय विकास के लिए राज्य सरकारों को अपने राजस्व का एक हिस्सा देना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 13, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। अब इसका आंसर लिखेंगे। 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1,
1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने संपूर्ण विश्व में अपना प्रभाव छोड़ा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो वहाँ की जनता ने दिया, आंदोलनकारियों ने दिया, वो लोकतंत्र का आगे चलकर आधार बना। दूसरा है औद्योगिकरण और मध्य वर्ग, जिसमें सामाजिक समूह, औद्योगिक, श्रमिक, व्यवसायी व सेवा क्षेत्र का विकास हुआ। तीसरा है रूमानीवाद के प्रभाव के चलते साहित्यिक, बुद्धिवादी व राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। तो देखिए ये आंसर है कि राष्ट्रवाद के विकास के उत्तरदायी 4 प्रमुख कारण ये रहे। अब अगला चौथा कारण भी देख लेते हैं। उदारवादी भावना का विकास हुआ, जिसमें आर्थिक उदारता, राष्ट्र राज्यों को बढ़ावा दिया गया तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति के लिए समान कानून की वकालत की गई। अतः फ्रांसीसी राष्ट्रवाद के विकास में उपरोक्त 4 कारणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब देखिए 14वां और खंड आ का सबसे लास्ट प्रश्न है 14वां, और ये मानचित्र पर आधारित है। ये क्वेश्चन हम आपको अभी नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन हम आपको मानचित्र पर आधारित बाद में इकट्ठे आपको हम मानचित्र पर इसको दर्शाएंगे कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कहाँ पर पाई जाती है। अभी हम इसको नहीं बताएंगे, इसको हम रिजर्व में रखे हुए हैं। तो ये सेक्शन ए आपका समाप्त होता है। अब सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में भी वही प्रारूप है जैसा कि मैंने बताया जो सेक्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी 6 बहुविकल्पी हैं। जो प्रारूप सेक्शन ए का था वही प्रारूप सेक्शन बी का भी है प्रश्न पत्र का। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन रबी की फसल है? ए बाजरा, बी धान, सी गेहूं, डी मक्का। इसका सही आंसर है सी गेहूं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ए कोयला, बी पेट्रोल, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। तो इसमें इसका आंसर है सी सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 17, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ए पुनःपूर्ति योग्य, बी अजैव, सी मानवकृत, डी अचक्रीय। सही आंसर है ए पुनःपूर्ति योग्य। क्वेश्चन नंबर 18, एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक है? ए उपभोग वस्तु, बी सेवा वस्तु, सी खाद्य पदार्थ, डी इलेक्ट्रिक। सही आंसर सी खाद्य पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए खनन, बी विनिर्माण, सी सूचना, डी बैंकिंग। इसका सही आंसर ए है खनन। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ए मुद्रा बैंक, बी विश्व बैंक, सी सहकारी बैंक, डी एशिया बैंक। सही आंसर बी है विश्व बैंक। आइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य विश्व सहयोग की सहायता से गरीबी, भूख, बीमारी, निरक्षरता तथा पर्यावरण की क्षति को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में वनों के प्रकार बताइए। भारत में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी अथवा पर्णपाती वन। तीसरा, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। चौथा, पर्वतीय वन। और 5वां, ज्वारीय वन। 5 प्रकार के ये वनों के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कितनी है? तो विश्व व्यापार में जो भारत की भागीदारी है वो कुल भागीदारी का 1% है, यानी 1% की भागीदारी है विश्व व्यापार में भारत की। आइए लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24, जैव विविधता क्या है? मानव जीवन में इसका क्या महत्व है? जैव विविधता जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता है जो प्रजातियों के बीच और उनकी परतंत्रों की विविधता को भी समाहित करती है। जैव विविधता का मानव जीवन में बहुत बड़ा फायदा है। आकशेरुकी नंबर 1 है। आकशेरुकी की वजह से मिट्टी को ताकत मिलती है।
नंबर 2, फल, नट, सब्जियां कीटों द्वारा परागित होते हैं। नंबर 3, दुनिया की 1/3 फसल उत्पादन में परागणकर्ता जैसे पक्षी, मधुमक्खी और कीड़े अहम भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों आवश्यक है? धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों आवश्यक है? और इसका आंसर होगा, धारणीयता का अर्थ है सतत रूप से बना रहने वाला पोषणीय विकास, अर्थात ऐसा विकास जो केवल वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित न रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी उसका लाभ मिले। हम संसाधनों का प्रयोग जैसे कर रहे हैं उससे ये लगता है कि ये संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये देखने में आया है कि आर्थिक विकास और औद्योगिकरण से प्राकृतिक संसाधनों का बहुत शोषण हुआ है। अतः यदि हमें विकास को धारणीय बनाना है तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहें। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 25, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्रों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो संगठित क्षेत्र कैसा होता है? नंबर 1, संगठित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें ये सरकार द्वारा पंजीकृत क्षेत्र होते हैं। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। नंबर 2, इनमें जो संगठित क्षेत्र हैं इनमें सरकारी नियम विनियम का पालन किया जाता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है। नंबर 3, यहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है और क्रमिक होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि का कोई नियम नहीं होता। नंबर 4, यहाँ के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, जैसे सवेतन छुट्टी मिलना, भविष्य निधि व सेवा अनुदान आदि, जबकि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं होती है और न कोई उनको लाभ मिलते हैं। अब दरअसल असंगठित क्षेत्र को समझ लेते हैं कि असंगठित क्षेत्र के कोई उदाहरण हम आपको बता देते हैं। छोटे व सीमांत किसान जैसे हो गए, ये असंगठित हैं, इनकी कोई यूनियन नहीं है, इनका कोई संगठन नहीं है, इनका कोई उद्योग नहीं है। भूमिहीन खेतिहर मजदूर हो गए, पशुपालक हो गए, ईंट भट्ठों में काम करने वाले मजदूर हो गए, बीड़ी बनाने वाले आदि लोग हो गए, ये सब असंगठित क्षेत्र के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? नदियों पर बांध बनाकर कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन तथा मत्स्य पालन। इसीलिए इनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। ऐसी परियोजनाओं से कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियां भी होती हैं। अब इसके लाभ कौन कौन से हैं? नंबर 1, जैसे सिंचाई की समस्या हल हो जाती है, खेतों की सिंचाई होती है। नंबर 2, विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। नंबर 3, जो हमारे नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ जल की आपूर्ति की जाती है। नंबर 4, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन में भी इसका यूज होता है। मनोरंजन भी होते हैं जहाँ बांध होते हैं, और आंतरिक नौचालन भी होता है, और इसके साथ साथ मत्स्य पालन भी किया जाता है और मत्स्य पालन का व्यापार भी होता है। ये तो हो गए लाभ। अब इसकी हानियाँ, बांध बनाकर नदी को टुकड़े टुकड़े में, नदी जो है टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाती है। जब बांध बन जाता है तो कई भागों में नदी डिवाइड हो जाती है, तो उसका पानी कम हो जाता है, और जब पानी कम हो जाता है तो नीचे जो उसकी तली है वो तली चट्टान टाइप की बन जाती है। तो एक तो ये दिक्कत है। दूसरी, जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण रुक जाता है। वो एक नदी से दूसरी नदी में मतलब जीव नहीं जा पाते हैं।
अगला है बाढ़ का पानी छोड़े जाने से गाँव में असमय बाढ़ की विभीषिका से गुजरना पड़ता है। बाढ़ आ जाती है गाँव में, गांव के लोग गांव छोड़कर पलायन कर जाते हैं। लोगों को अपनी जमीनें, आजीविका और संसाधनों को कुर्बान करना पड़ता है और सरकार से उसको उतनी सुविधा नहीं मिल पाती कि उनको पुनर्वास, उनको पुनः बसाया जाए दूसरी जगह पर। तो ये हानियां हो गई। अब इसके बाद अगला है मानचित्र पर आधारित जो क्वेश्चन है, वो तो मैंने आपको बताए हैं। इस सेक्शन बी में भी मानचित्र है और सेक्शन ए में भी मानचित्र है। मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन हम आपको बाद में बताएंगे, उसको इकट्ठे बता देंगे। तो साथियों, ये था आपका हल प्रश्न पत्र। अब आप देर न करिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर करें। और फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।